जय हिंद। आज का टॉपिक है कुछ शैक्षिक विचारधाराएं, जैसे आदर्शवाद हुआ और प्रकृतिवाद हुआ, प्रयोजनवाद हुआ। इनके सारे चीज़ों को हम जानेंगे और साथ ही साथ इनके जनक और कुछ भारतीय विचारक, शिक्षा दर्शन और कुछ और देशों के विचारक, उनके बारे में जानेंगे। तो ये आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सीटेट, यूपीटेट और कक्षा 1 से 5 तक का एग्ज़ाम सुपर टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है पहले तो समझ लीजिए। यानी दो शब्दों का योग, आइडिया प्लस इज्म, है ना। तो विचार प्लस वाद, यानी विचारवाद, यानी वही कि वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती है। सिर्फ विचार ही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, ये मानते हैं आदर्शवाद। इसके जनक की बात करें, प्लेटो इनके जनक हैं। सुकरात, कांट, हीगल, ये भी साथ में आदर्शवाद हैं। अगर शिक्षा के एक रूप में एक लाइन में आप ख़त्म करना चाहें तो मेन अर्थ है शिक्षा आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया है, बात ख़त्म। आदर्शवाद कहते थे शिक्षा आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया है। कहने को तो भौतिक जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि आत्मा, परमात्मा और विचार ही शाश्वत है। अगर आदर्शवाद के प्रथम दार्शनिक की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखो यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ये जनक हैं प्लेटो, लेकिन अरस्तु थे पहले दार्शनिक जो थे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर थोड़ा प्लेटो के बारे में जानें तो प्लेटो का जन्म ईसा पूर्व में 427 से 349, और कहाँ ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये हुआ था इनका एथेंस में, ठीक है। तो ये है इनका जन्म स्थान। इनके ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें ना पूछ लेता है कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी कौन कौन सी बुक हैं, वो पूछ लेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी बुक है, पहली बुक है इनकी अपोलॉजी, ठीक है। दूसरी है क्रेटो, तीसरी फेडो, फिर है रिपब्लिक और चौथी है, पांचवी है द लॉ। तो इन बुक को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद की बात करें, यानी ये प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। ये मानते थे कि जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, ठीक, आत्मा को, ये देखो ध्यान से, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। मतलब कि प्रकृति के मूल तत्व मानती है। जैसे शिक्षा के रूप में शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी प्रकृति को ईश्वर से पृथक करके आत्मा का पदार्थ के अधीन करना, यही एक प्रकृतिवाद है, ठीक है। प्रकृतिवाद में इसके वो जान लेते हैं प्रवर्तक। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक जनक यानी रूसो, लेकिन कहीं कहीं आपको थेल्स लिखा मिलेगा, तो इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन के ऊपर ही उत्तर देखिएगा। अगर रूसो न हुआ तो थेल्स। ये यूनानी थे। जन्म 1712 से 1793, लेकिन कहाँ के थे ये? इनका जन्म हुआ था जिनेवा, इटली। ये याद रखना, यही मेन है जो रूसो का जन्म स्थान है, ठीक है। रूसो का कभी कभी जन्म स्थान पूछ लेगा। इनका जन्म हुआ था, ये वो वाला जिनेवा नहीं, इटली का है जिनेवा नगर। कभी कुछ और सोचें। इनकी बुक बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा। इनकी 3 बुक्स हैं, सबसे मेन तो यही है, 3 नहीं ज़्यादा हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है, पूछी भी गई है, ठीक है। तो ये रूसो की बुक है, एमिल, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, पहली इनकी है द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, दूसरी सोशल, इसमें 4 बुक हैं। एक तो ये होगी द न्यू, ठीक है, 4, ठीक, द न्यू हेलोसी और सोशल कॉन्टैक्ट, 4 होगी, हाँ ठीक है। 4 बुक बहुत अच्छी हैं, इनको ध्यान में रखना। मैं थोड़ा देख रहा था 3, लेकिन 4 हैं ये। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब रूसो ने क्या किया है कि 4 विकास अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो इन्होंने उसमें विभाजित किया है, शैशवावस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था और युवावस्था। तो ये चारों की चारों अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। और रूसो ने क्या किया, ये मेन है कि निषेधात्मक शिक्षा की विचारधारा को जन्म दिया, यही मेन है। दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। पढ़ते हैं अगला, प्रयोजनवाद। इसे व्यावहारिकतावाद भी कहते हैं। इनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बस सिंपल के तरीके से कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है
यह किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती है। प्रयोजनवाद मतलब किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करता, यही प्रयोजनवाद है। कुल मिलाकर एक सामाजिक प्रक्रिया। जॉन डीवीस के प्रवर्तक बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनकी परिभाषाएं भी देख लीजिए और बहुत महत्वपूर्ण है। जो वस्तु एक स्थान पर सत्य है तो यह आवश्यक नहीं है वह कि दूसरे स्थान पर भी वो सत्य हो। ये बहुत मेन पॉइंट है और फैक्ट भी है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ये सबसे मेन है इनका। और इनके अगर बात करें, इनका जन्म हुआ था 1859 से 1952 वर्लिंगटन अमेरिका में। ठीक है, इनकी बुक देख लेते हैं। पहली बुक है इनकी द स्कूल एंड सोसाइटी। सेकंड बुक है द चाइल्ड एंड द क्यूरिकुलम। ठीक है, फिर थर्ड बुक है इनकी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फोर्थ बुक है इनकी द स्कूल एंड द चाइल्ड और स्कूल ऑफ टुमारो। 5 बुक हैं, पाँचों की पाँचों महत्वपूर्ण है। कुछ और हैं इनके साथ साथ, उन्हें भी देख लेते हैं। फ्रॉबेल है, इनका जन्म स्थान जर्मनी, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 1702 से 1785। किसी के जन्म की दिनांक ना याद रखें और थोड़ा एक बार सन देख लें बस। ठीक है, अब फ्रॉबेल के बारे में बता दूं तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता थे। किंडरगार्टन का अर्थ देख लीजिए। किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्डन बगीचा, यानी बालकों का उद्यान। ठीक है, शब्दों में कह सकते हैं बालकों का बगीचा। और ये शब्द था जर्मन भाषा का। देखो, एक इसमें सारे कंप्लीट हो गए। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किंडरगार्टन कब खोला गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1839 और 1840, एक जगह 1840 था, एक जगह 1839 था, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर आपके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी 1840 या 1839 के बीच में ही था। चलिए, यानी कुल मिलाकर बालकों का उद्यान ही किंडरगार्टन कहलाया। वेरी मोस्ट है, फ्रॉबेल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट, इनके बाद है मेरियम मॉन्टेसरी। 1810 से 1912 इटली में जन्म हुआ था इनका। इन्होंने कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, इनकी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। और कुल मिलाकर इनका जो शिक्षण प्रणाली था वो मॉन्टेसरी पद्धति ही थी। बस ये याद रखिएगा, मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता प्रवर्तक मेरियम मॉन्टेसरी ही हैं। इन्होंने आत्मकथा, स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, मांसपेशियों का प्रशिक्षण, इन चीज़ों का ज़्यादा सुझाव दिया था। ठीक है, इनके 3 भाग हैं, ज्ञानेंद्रिय, गणित की शिक्षा और कर्मेंद्रिय। गणित के साथ साथ इसमें पढ़ने लिखने की भी एक शिक्षा हो सकती है, तीनों की। और भारतीय विचारक देख लेते हैं, विवेकानंद जी। और इन्होंने 3 चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया है। चलो विवेकानंद जी के बारे में मैं थोड़ा ऐसे बता दूँ आपको। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में। तो इन्होंने शिक्षा को इनका जो शिक्षा का उद्देश्य था वो शारीरिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, नैतिक विकास, इन सब की क्षमता का विकास था। हम सिर्फ शिक्षा के बारे में पढ़ें तो इससे ज़्यादा उनके बारे में इसमें इतना ही काफ़ी है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य इनके भी ये था कि शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास ही बढ़े। उस तरह का एक दृष्टिकोण होना चाहिए वातावरण पर जो शिक्षा का इफेक्ट पड़े। उनके अनुसार इन्होंने ये भी बताया था, सबसे मेन चीज़ इनकी ये थी कि जो हमारी मदर टंग है यानी मातृभाषा, उसका माध्यम यही होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं छोटी छोटी। और गांधी जी के बारे में तो जितना पढ़े उतना ही कम है, पूरी बुक है उनकी। लेकिन सिर्फ इसमें आपको इतना पढ़ना है कि इन्होंने शिक्षा का स्वरूप कैसे अपनाया। सबसे मेन था इनका, मैंने लिखा नहीं, बुनियादी शिक्षा। ठीक है, बुनियादी शिक्षा। तो इन्होंने यही कहा है 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब 6 से 14 साल के लिए है आर्टिकल 21 का फर्स्ट। मैं वे भी बताऊंगा, शिक्षा में सारी चीज़ आएंगी पढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें बताऊंगा, आप देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियो की, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो गांधी जी के बारे में। ये था बुनियादी शिक्षा, और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, और कि बालक को शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए ताकि वह शिक्षा समाप्त करके किसी रोजगार में लग सके, यही बुनियादी शिक्षा था। तो ये था आज का टॉपिक, कंप्लीट होता है अब। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ये शिक्षण से संबंधित थी। तो और भी वीडियोज़ मिलेंगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।